आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोका सिविल IAS में। और हम लोगों ने कल जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाना, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा, उसमें तमाम अधिनियमों को जाना, उसकी प्रकृति के आधार पे हम लोगों ने उसको दो भागों में विभक्त किया, बांटा। एक क्राउन रूल, एक कंपनी का रूल, दूसरा क्राउन रूल। और आज भी हम देखते हैं कि फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कल पढ़ा। आइए, हमें आशा है आप लोग ज़रूर इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे। जो था, कंपनी स्थापित कैसे होती है, किस राजलेख के माध्यम से कंपनी की स्थापना होती है। और कुछ कमेंट में कल हमने देखा, कुछ बच्चों ने बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो सही नहीं आ रहा था। और आज हमने प्रयास किया है अपनी तकनीकी सहायक के मदद से, और हमें लगता है कि सही ही आ रहा होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अब कैसा आ रहा है। तो हमने पहले बताया आप लोगों को कंपनी स्थापित कैसे हुई, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बातें की। तो हम लोगों ने बताया भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, उसकी पृष्ठभूमि कैसे है, उसकी शुरुआत कैसे होती। इसके पूर्व में हमने आपको बताया था कि ऐसी राज्य व्यवस्था जो किसी भी देश के व्यवस्था को जो शासन करने के लिए जो चलाया जाता है वो राज्य व्यवस्था कहलाती है। उसके बारे में हमने चर्चा की। हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने चर्चा की, और फिर हमने बताया कि कैसे साम्राज्यवादी कंपनियों का भारत में आगमन होता है। उसके साथ ही भारत में संविधान का स्वरूप कैसा होता है, एक संवैधानिक विकास क्रम चला। वो उसी विकास क्रम के अंतर्गत हमने देखा कि पहला रूल जो आया 1600 आया। 1600 ईस्वी में पहला चार्टर एक्ट आया, जो राजलेख के माध्यम से, चार्टर एक्ट को राजलेख ही कहते हैं, चार्टर लेख को हिंदी में राजलेख भी कहते हैं। तो 1600 के राजलेख के माध्यम से लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बड़ा व्यापार मंडल गया मिलने महारानी से, और पूर्वी देशों के लिए 15 वर्षों के लिए उन्होंने क्या पे, एक लीज पे या अधिकार पत्र के माध्यम से या अधिकार प्राप्त किया कि वो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों पे क्या करेंगे, व्यापार के दृष्टि से वो आए। तो पहली तरह जो कंपनी की स्थापना की जो हम लोगों ने बात की, तो वो कब हुई, 1600 में। तो पहला था 1600, वो हम लोगों ने कल पढ़ा। 1600 का राजलेख पढ़ा, जाना, समझा क्या था, किसकी अध्यक्षता में मिलने गए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने यह दिया, अधिकार पत्र दिया, और इससे क्या प्रश्न बन सकते थे वो हमने आप लोगों को बताया। दूसरा था 1726 का राजलेख के बारे में हमने बताया क्या हुआ। और कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यह बताया गया। जो भी प्रावधान है, बहुत सारे इसमें प्रावधान बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे प्रावधान मिले, लेकिन जो प्रमुख प्रावधान है, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम आप लोगों तक बताने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और 1726 का राजलेख आया, जहाँ पे हमने बताया कि राज्यपाल था और उसकी परिषद जो होती थी उसको भी अधिकार दे दिया गया था। परिषद को भी यह अधिकार हो गया था कि वो कानून बनाए, विधि का निर्माण करे। हमने बताया 1726 के माध्यम से जो प्रमुख प्रावधान था, जो प्रमुख प्रावधान हुए वो ये हुए। इसके बाद हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया। इसके तहत क्या क्या हुए, क्या क्या संवैधानिक विकास हुए। संवैधानिक विकास में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, हमने बताया। आपने यहाँ पे देखा कि 1774 में इसी अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी होती है। हम लोगों ने देखा कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, हमने देखा 1774 में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो 1773 में जो बदलाव हुई, काउंसिल हुई, फिर वो गवर्नर जनरल था, वो भारत का, वो बंगाल का गवर्नर, तो फिर 1784 का कहने जाने लगा, बंगाल का कहने, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया हमने। पिट्स किसके नाम पे पड़ा, विलियम पिट्स उस समय के वहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, जिनके नाम पे यह पड़ा। इसकी कमियों को दूर करने के लिए, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का आया। तो चीज़ें हमने कल पढ़ी, फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं आपको, और फिर अपनी विषय वस्तु पे आते, जो हम लोगों कल जहाँ से हमने छोड़ा था। 1786 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्या बदलाव हुए, क्या प्रमुख संशोधन हुए। 1813 का हम लोगों ने पढ़ा, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रमुखता थी। देखिए कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गए, परंतु चाय और चीन का
और चीन के साथ व्यापार चलता रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी हम लोगों ने देखा, जो प्रमुखता से देखा। फिर हम लोगों ने 1833 का चार्टर देखा, फिर 1833 का चार्टर एक्ट देखा, जहाँ पे पूरा कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिए गए, एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और यहीं पे विधि आयोग का गठन होता है। हम लोगों ने देखा कि यहीं पे विधि आयोग का एक गठन होता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। यह भी हमने पढ़ा, हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि अध्यक्ष बना, जिसके वो विधि का, और यह एक चौथा सदस्य बना, उस परिषद का चौथा सदस्य था। अब यह अनिवार्य हो गया कि वो विधि योग्य होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए, तो उसकी अध्यक्षता में बना। ये सब बातें हम लोगों ने कल की थी। सारे एकाधिकार भी समाप्त कर दिए थे, यह भी हमने बताया था। और एक चीज़ इसमें थी, जो विधि निर्माण के लिए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को अधिकार मिला था 1833 के माध्यम से, वो समाप्त कर दिया गया। जो बम्बई पूरा हो जाएगा, नहीं क्लीन पूरा नहीं होगा। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 का राजा लेख क्या था। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके कार्यों को विभक्त कर दिया गया, कार्यों को बांट दिया गया। वो कार्य क्या बांटे गए? विधायी और कार्यकारी कार्यकारों को अलग कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो विधायी कार्य थे और कार्यकारी जो कार्य थे, इन दोनों का पृथकीकरण कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उनके कार्यों को बांट दिया गया, विधायी और कार्यकारी कार्य। और यहाँ पे कानून बनाने हेतु, विधि निर्माण हेतु भारत में एक अलग 12 सदस्यीय, हम देखते हैं कि 12 सदस्यीय एक विधान परिषद के गठन होता है। ठीक है, एक विधान परिषद का क्या होता है? गठन होता है। भारतीय यानी केंद्रीय विषय के जो नियम बनाने के लिए विधि निर्माण हेतु एक 12 सदस्यीय जो एक कार्यकारी परिषद का निर्माण होता है। विधायी परिषद, मैंने कहा कि यहाँ पे विधायी एवं कार्यकारी दो बांट दिए गए, दो परिषदों को दो भागों में बांट दिया गया, और अलग से 12 सदस्यीय, एक 12 सदस्यीय, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 सदस्यों की एक परिषद का काम था विधान बनाना। विधान बनाने के लिए यहाँ पे अलग से इस चार्टर एक्ट 1853 में प्रावधान किया गया कि यह विधि निर्माण का कार्य करेंगे, और वो जो करते थे उन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद। क्या कहा गया? जो विधान परिषद 12 सदस्यीय हुआ करती थी, इसका स्वरूप क्या था? 12 सदस्यीय होती थी। इनका काम क्या था? विधि निर्माण करना। किसके लिए? केंद्रीय विषयों के लिए, भारतीय विषयों के लिए विधि निर्माण करने हेतु इस एक्ट में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 12 सदस्यीय एक टीम का, एक परिषद का गठन हुआ, जिसका कार्य क्या था? विधि निर्माण, और वह क्या कहलाती? विधान परिषद के रूप में जानी गई। और एक चीज और यहाँ पे प्रमुख था कि पहली बार विभिन्न क्षेत्रों के जो सदस्य थे, जो विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न क्षेत्रों के जो सदस्य थे, उनको इसमें शामिल किया गया। तो यह तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की पहली बार जो बात हुई थी, यहीं से हुई थी। यहां से क्या मिला आपको? पहला एक विधान परिषद मिला, विधान परिषद, और दूसरी चीज क्या थी? वह हम लोग देखते हैं कैसी थी? 12 सदस्यीय थी। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या बताया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात किया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व अर्थात इस सदस्यों में, इसमें जो सदस्य होते थे, जो सदस्य थे, वो उनका चुनाव जो क्षेत्रों से हुआ, जो क्षेत्र थे, जो प्रांत थे भारत में, उनसे क्षेत्रों के सदस्यों को चुनाव हुआ, और यहाँ से कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती। जैसे वर्तमान स्वरूप में हमारे यहाँ MPs हैं, MLAs हैं, तो जो MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो क्या करता है? हमारे क्षेत्र का, हमारे एक छोटे से उस विधानसभा क्षेत्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, हमारा आपका प्रतिनिधित्व करता है। तो यह प्रतिनिधित्व का जो देखने को मिला, वह पहली बार चार्टर एक्ट 1853 में यह स्वरूप देखने को मिला कि जहां पे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात हुई। आइए, अर्थात जो विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय टीम का निर्माण हुआ, जो गठन हुआ, वह विधान परिषद कहलाता
कहलाई और विधान परिषद के जो वो सदस्य होते थे उनको क्षेत्रों से यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात की गई, प्रांतों से चुना गया, जिसके वजह से इसको क्या कहा गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहां से प्रतिपादित हुआ, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से हुआ। और इसमें पहली बार भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। देखिए वही बात करा कि यहाँ पे क्या हुई, अस्थायी प्रतिनिधित्व की बात हुई। वो भारतीय तो नहीं थे लेकिन फिर भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या अस्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। और वहां पे जो सदस्य होते थे वह अब केवल चुने नहीं जाते थे, अब उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का कहीं ना कहीं पे क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की नियुक्ति जो होती थी अब वह केवल मनोनीत न होके मनोनीत, पहले क्या होते थे, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी वो सदस्य मनोनीत किए जाते थे, कुछ कंपनी की तरफ से, कुछ ब्रिटिश संसद की तरफ से और क्राउन की तरफ से मिलकर उसका स्वरूप का गठन होता था। लेकिन अब 1853 के माध्यम से हमने बताया कि अब क्या कर दी गई, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उस गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और देखते हैं कि मनोनीत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मनोनयन अब जो है पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। अब जो परिषद में सदस्य होंगे वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से क्या करेंगे, उसमें प्रवेश पा सकते थे। अर्थात सिविल सेवा के लिए एक खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। ठीक है, इस प्रकार अनुबंधित, लेकिन वो कैसी थी, अनुबंधित थी। ठीक है, अनुबंधित मतलब क्या था, एक तरीके से वो ठीक है अनुबंध के तौर पे उनको क्या किया जाता था, रखा जाता था। अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, अनुबंधित सिविल सेवक को भारतीयों के लिए खोल दिया गया, अनुबंध के रूप में क्या कर दिया गया, खोला गया, प्रवेश संभव किया गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ। पहला, 1853 में जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके कार्य विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ, पहला आपको बताया कि क्या किए गए, अलग कर दिए गए। दूसरा कार्य, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको 12 सदस्यीय एक टीम का निर्माण किया गया, एक गठन किया गया, एक निकाय का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, विधि का निर्माण करना। क्या काम था, विधि का निर्माण करना। और इन जो यह निकाय था, जो यह संगठन था, इसका क्या नाम जाना गया, कालांतर में चल के विधान परिषद के नाम से जाना गया। या किस नाम से जाना गया, विधान परिषद के नाम से इस काउंसिल को जाना गया। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसका कार्य क्या था, क्या काम था, विधि का निर्माण करना और उसका अध्ययन विधायी से, अभी मैंने कहा कि विधायी और कार्यकारी कारणों में बांट दिया गया। दूसरा, अस्थायी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। क्या है अस्थायी प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, हमने बताया कि पहले क्या था, वहां से मनोनीत हो जाते थे, मनोनयन के माध्यम से रख लिए जाते थे। लेकिन अब जो भी उस कार्यकारी परिषद में आ रहा था या विधायी परिषद में आ रहा था, ऐसे सदस्य को प्रांतों से लिया गया, प्रांतों से लिया गया। अर्थात वह क्या किए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किए, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और हम देखते हैं, और इसी को क्या जाना गया, अस्थायी प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के नाम से जाना गया। और इस परिषद में जितने भी सदस्य होते थे उन सदस्यों का मनोनीत न करते हुए इसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का मार्ग खोला गया, प्रशस्त किया गया कि अब इसमें जो भी सदस्य होंगे वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाएंगे। और भारतीयों के लिए एक अनुबंधित सिविल सेवा की शुरुआत होती है, एक अनुबंधित सिविल सेवा की शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं। (1853) हो गया था ना सर। एक चीज और यहाँ पे बंगाल में एक चीज और देखिए, इस संशोधन यहाँ पे हुआ था जो हम आप लोगों को बताना भूल गए कि बंगाल में अब प्रशासनिक कार्यों के लिए, बंगाल में प्रशासनिक कार्य हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। किसकी हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल में प्रशासनिक कार्य हेतु एक बंगाल में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। और यह ब्रिटिश शासनकाल का या कहें भारतीय संवैधानिक विकास क्रम में यह अंतिम राजलेख था या अंतिम चार्टर था, या भारतीय संविधान के विकास क्रम में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, यह अंतिम चार्टर एक्ट था।
बाकी आते हैं, आपको देखते हैं। इसी के साथ क्राउन रूल समाप्त होता है। इसी के साथ हम क्राउन रूल समाप्त कर, सर लिख दिए क्या इसको, क्राउन रूल की शुरुआत होती है और कंपनी के शासन का अंत। यह कंपनी के शासन द्वारा संवैधानिक विकास क्रम में अंतिम चार्टर था। इसके साथ ही कंपनी का शासन समाप्त होता है और कहीं ना कहीं क्राउन रूल का आरंभ होता है। अब हम जानेंगे कि क्राउन रूल कैसे आया, क्राउन रूल की ज़रूरत क्या थी। कल हमने थोड़ा सा चर्चा भी किया था आपसे कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप महारानी को यह लगा कि अब भारत में रहना बहुत देर तक पॉसिबल नहीं है, कंपनी का भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी निरंकुश होती जा रही है। तो उस पर उन्होंने 1784 का द्वैध शासन आया, लेकिन वह द्वैध शासन पूर्णतः असफल रहा। किसी प्रकार से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने में पॉसिबल नहीं रही, ब्रिटिश कंपनी संभव नहीं हो पाई, संभावित नहीं कर पाई। तो इस कारण से फिर से महारानी ने तय किया कि अब इसको समाप्त करते हुए, कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए पामस्टन, जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने, पामस्टन महोदय ने एक कानून ले आया, भारत सरकार अधिनियम 1858। लेकिन उसके पूर्व उन्होंने ले आया, लेकिन वो कुछ कारणों से असफल रहा। लेकिन फिर उन्होंने फिर दोबारा ले आया और वह एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, जो पारित हुआ, जिसमें कंपनी के शासन को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वह सत्ता जो थी वह कहीं ना कहीं महारानी के हाथों में, क्राउन के हाथों में क्या कर दी गई, स्थानांतरित की गई। चलिए आइए देखते हैं इसी के साथ क्राउन रूल देखते हैं। हमने बताया आपको, तो देखते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो स्थापित हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वह कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने में पूर्णतया असफल रहा। उसी के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि भारत में 1857 की राज्य की क्रांति होती है। उसी राज्य की क्रांति के देखने के बाद यह बात समझ में आई ब्रिटिश संसद को कि कहीं ना कहीं कंपनी की निरंकुशता को कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, भारतीय लोगों का विश्वास अपनी तरफ बढ़ाने के लिए महारानी ने क्या किया कि कंपनी को शासन को समाप्त करने के लिए, कंपनी को समाप्त करने के लिए तत्कालिक प्रधानमंत्री पामस्टन ने, मैंने बताया आपको कि पामस्टन ने एक कानून ले आया, एक नियम ले आया, लेकिन वह नियम किसी कारणों से असफल रहा। फिर पुनः उन्होंने अप्रैल 1858 को, मैंने बताया आपको कि द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आया उन्होंने, भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित कराया। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भारत में कंपनी के द्वैध शासन की, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन स्थापित हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया। और इसी समाप्ति के साथ हम देखते हैं कि भारत की एक अच्छी, और यह अधिनियम जो है कहीं ना कहीं भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और हम देखते हैं कि इसके लिए कुछ भारतीय शिक्षित लोगों ने, जब उन्होंने नीतिगत घोषणा की, महारानी के द्वारा जब यह नीतिगत घोषणा की गई 1858 में, तो कुछ शिक्षित वर्ग जो था, भारतीय शिक्षित वर्ग, उन्होंने इसको मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी। उन्होंने कहा यह मैग्ना कार्टा है, यानी अधिकार पत्र है, यह अच्छी चीज़ है, मैग्ना कार्टा की उन्होंने संज्ञा दी। और हम देखते हैं कि कंपनी के नियम को, अब जो है कंपनी समाप्त कर दी गई, दोनों उसके नियम समाप्त कर दिए गए, तो कंपनी के नियम को अब ताज के नियम से बदल दिया गया। मैंने अभी आपको कहा कि क्या हो गया, अब जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और किसका शासन अस्तंभ हो गया, किसका शासन आरंभ हो गया, ताज का, यानी क्राउन का अब जो था वह शासन आरंभ हो गया। यहाँ से आरंभ हो जाता है। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, जो हमने आपको बताया था, अब भारत का गवर्नर जनरल जो है वह क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगा, अब भारत का वायसराय कर दिया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था वो अब भारत का वायसराय कर दिया गया। और मेरा आपसे प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप लोग कमेंट में बताइए। और किस अधिनियम के माध्यम से भारत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और यह आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं। और भारत का जो पहला वायसराय था वह कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, यह दोनों क्वेश्चन आप लोग बताइए। और बाकी हम लोग आगे बात कर रहे हैं, अभी फिर हम बताएंगे आपको। वायसराय ताज का एजेंट बना। यहाँ पे देखिए, वायसराय किसका एजेंट बना, ताज का। ताज यानी वायसराय अब सीधे सीधे किससे,
कंपनी से न संचालित होकर वो सीधे सीधे किससे संचालित होने लगा, क्राउन से। यानी उसका उत्तरदायित्व किसके प्रति तय कर दिया गया, क्राउन का। यानी अब जो है वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, किसके एजेंट के रूप में स्थापित था, कंपनी के रूप में, कंपनी के एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि वह अब क्राउन के एजेंट के रूप में वह भारत का पहला वायसराय बना। और वह किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, क्राउन के प्रति। और मैंने कहा इस नियम के माध्यम से क्या कर दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरे सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यह भी सही हमने बता दिया था आपको। दूसरा, इसी अधिनियम के माध्यम से जो चूक का सिद्धांत था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत में एक राज्य सचिव के पद का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उस राज्य सचिव जो होगा, जो स्टेट सेक्रेटरीज होगा, यह पद इसलिए लाया गया कि ताकि वो भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्या कर सके और संचालित कर सके। और वह क्या करे, वह महारानी के प्रति उत्तरदायी हो। वो उस ब्रिटिश संसद के प्रति क्या बना दिया गया, उसको उत्तरदायी बना दिया गया। यदि भारत में शासन व्यवस्था में कोई कमियां हैं, किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो रही है, वायसराय नहीं सुन रहा है, वायसराय की कमियां हैं, तो वह क्या करेगा, राज्य सचिव जो है वह क्या किसको बताएगा, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका उत्तरदायित्व, उसका निर्वहन तय कर दिया गया। दूसरी चीज, उसकी सहायता है तो, और वो किसके लिए उत्तरदायी बना गया, ब्रिटिश संसद के प्रति। भारत का जो राज्य सचिव था उसकी सहायता है तो क्या किया गया, एक परिषद का निर्माण किया गया। राज्य सचिव के लिए भी एक परिषद का निर्माण किया गया। वह जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, वह 15 सदस्यीय थी। उसमें उसका स्वरूप कैसा था, उसमें सब 15 सदस्य थे। अब 15 सदस्यों का कौन कौन था देखते हैं। तो 15 सदस्यों में जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद के द्वारा चुने जाने थे, सम्राट के द्वारा चुने जाने थे। और जो 7 थे वह कंपनी के द्वारा चुने गए। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। हमने बताया कि 1858 क्यों आया, 1858 की क्या ज़रूरत पड़ी। मैंने बताया आपको कंपनी की निरंकुशता बढ़ गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में द्वैध शासन स्थापित हुआ। उसमें जो नियंत्रक बोर्ड स्थापित हुआ था, जो एक गठन हुआ था जिस निकाय का, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वो पूरी तरीके से कंपनी पे अपना नियंत्रण स्थापित करने में कहीं ना कहीं विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1857 में एक राज्य की क्रांति होती है। और राज्य की क्रांति के स्वरूप महारानी को इस बात को समझ में आ जाती है कि अगर यदि हमें भारत में शासन करना है तो कहीं ना कहीं कुछ नीतियाँ भारतीय लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत है और कंपनी के रूल को अब समाप्त करने की जरूरत है। तो पामस्टन साहब जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने ले आया कानून, तो ले आया, लेकिन वह कानून असफल रहा। उसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों पूर्व अप्रैल 1858 में दोबारा ले आया गया, जिसको द बेटर, मैंने बताया आपको कि द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया। और उसके माध्यम से कंपनी का जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय के रूप में बदल दिया गया। और यही इसी के साथ अब क्राउन का शासन के आरंभ होता है, क्राउन के शासन का आरंभ हुआ, जो हमने आपको बताया। और वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी था, एक एजेंट के रूप में काम करने लगा। अब वह महारानी के क्राउन के प्रति वफादारी के उसकी तय कर दी गई, उसके एजेंट के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश के शासन के लिए एक राज्य सचिव के पद का निर्माण किया, एक राज्य सचिव के पद का सृजन हुआ, हम देखते हैं। और उसके लिए एक परिषद का निर्माण किया गया। वो परिषद कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था, वो 15 सदस्यीय एक परिषद थी, जिसमें हमने आपको बताया 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट के प्रति मनोनीत किए गए थे एवं 7 सदस्य जो थे वो कंपनी के थे। और यह मिलके एक परिषद का निर्माण किया गया, काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसका प्रमुख कौन होता था, राज्य सचिव होता था। और उसका किसके प्रति उत्तरदायित्व था, वो राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति उसका उत्तरदायित्व तय कर दिया गया। ठीक है। और मैंने कहा कि
आपको बताया कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की जो महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की थी, जिसको भारत के शिक्षित वर्गों ने, मैंने क्या कहा था, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? जब महारानी ने 1 नवंबर 1858 को क्या किया, भारत के लोगों के लिए एक नीतिगत घोषणा की, उस नीतिगत घोषणा को भारत के शिक्षित वर्गों ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, तो इससे यह प्रश्न बनते हैं कि भारत का, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 50 से 60% लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम एक बार फिर से अगले अधिनियम को। अच्छा, कल एक क्लास में मैंने कमेंट लिया, तो उसमें किसी ने विनियम और अधिनियम के बारे में पूछा था। उसने पूछा था विनियम क्या होता है और अधिनियम, इसके बीच में उसने फर्क पूछा था किसी बच्चे ने, उसको हम बता देना चाहते हैं। विनियम 1833 के चार्टर एक्ट के पूर्व जितने नियम थे वो सारे विनियम थे। वो विनियम के अंतर्गत भारत में प्रवेश पाए, भारत के संवैधानिक विकास क्रम में उनको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। वो विनियम थे। अधिनियम अर्थात किसी के अधीन नियम, अर्थात अधिनियम 1833 के बाद जो भारत में जो कानून आए, जो नियम आए, वो अधिनियम कहलाए। 1833 के बाद जो नियम आए भारत में वो अधिनियम कहलाए, एवं 1833 के पूर्व जितने भी एक्ट आए, जितने भी नियम आए, वो विनियम कहलाए। ठीक है, चलिए, कल किसी ने पूछा था इसलिए हमने बता दिया। और आते हैं अब अगले अधिनियम पे, देखते हैं 1861 का अधिनियम। देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या हुआ। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में देखते हैं क्या हुआ। प्रमुख रूप से 1861 के अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं तो भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। अगर हम सही मामले में देखें तो कहीं ना कहीं 1861 में ही भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत में देखते हैं तो संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल था उसको अब नए प्रांतों का निर्माण करना, लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति का भी उनको हक दे दिया गया, नियुक्ति का भी उनको शक्ति दे दी गई कि वह अब प्रांतों में जो है नए प्रांतों का गठन करें, एवं जो नवनिर्मित प्रांत हों उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी प्रावधान कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की जो संख्या 4 थी उसको बढ़ाकर 5 कर दी गई। जो केंद्रीय कार्यकारिणी की जो एक सीमित थी, जो परिषद थी, उसमें 4 सदस्य होते थे, वो बढ़ा के अब कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। और वह जो 5वां सदस्य था, इसी अधिनियम के माध्यम से यह बदलाव किया गया। वह कार्यकारिणी जो थी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें कितने सदस्यों? केंद्रीय कार्यकारिणी जो थी, देखते हैं, जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें सब 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे। अब वह बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 5 सदस्य। कितने सदस्य कर दिए गए? 5 सदस्य। और यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो 5वां सदस्य होगा, जो 5वां सदस्य होगा वह क्या होगा? विधिवेत्ता होगा। वह क्या होगा? विधिवेत्ता होगा। मैंने प्रमुखता से आपको बताया कि इसी संविधान के, इसी संशोधन यानी इसी परिषद अधिनियम के माध्यम से 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ, शुरुआत हुई। और जो गवर्नर जनरल था उसको भारत में प्रांतों के विभाजन के पावर दिया गया, अधिकार दिया गया। और जो नवनिर्मित प्रांत होंगे उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार उसको दे दिया गया। एवं केंद्रीय कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य थी उसमें 5 सदस्य बढ़ा दिए, 1 सदस्य बढ़ा दिया गया। और यह अनिवार्य शर्त के साथ बढ़ाया गया कि जो 5वां सदस्य उस केंद्रीय कार्यकारिणी में होगा वो 5वां सदस्य क्या होना चाहिए? विधिवेत्ता होना चाहिए। अर्थात उसको विधि का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। जो प्रमुख ये थे। और
देखते हैं इसमें कि भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया, उसे भारत में रहने वाले ब्रिटिश को, मतलब इसमें भारतीयों को भी स्थान दिया गया जो प्रमुखता से देखेंगे। उसमें जो प्रमुख थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को भी शामिल किया गया। और जो सबसे प्रमुख बात थी कि जो 1833 के माध्यम से जो शक्तियां छीन ली गई थी कानून बनाने का, जहां पे केंद्रीयकरण शुरू हुआ था, हम देखते हैं जहां पे क्या हुई थी, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था, वह अब केंद्रीकरण समाप्त करते हुए शक्तियों को क्या कर दिया गया, फिर से क्या कर दिया गया, भारतीयों को कानून बना। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से बंगाल, पंजाब और बॉम्बे और मद्रास में वित्तीय जो विधायी शक्तियाँ थीं उसको बहाल कर दिया गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विकेंद्रीय प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यानी अब बात आती है कि केंद्रीयकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण। जब शक्तियाँ किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की कोई शक्ति अगर किसी एक व्यक्ति के प्रति निहित हो जाए, किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाए, तो वो सत्ता का केंद्रीकरण कहलाता है। एवं उन शक्तियों को विभिन्न विभिन्न लोगों में, विभिन्न विभिन्न भागों में बंटवारा कर दिया जाए, उसे विभिन्न विभागों में बंटवारा कर दिया जाए, तो ऐसी शक्तियां क्या कहलाती हैं, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती हैं। और जहाँ पे भी देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यदि एक आवश्यक शर्त के रूप में यह होना चाहिए कि और 1861 के माध्यम से विकेंद्रीकरण, यानी जो 1833 में समाप्त कर दिया गया था, वह पुनः बंगाल, पंजाब और बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया गया, विधायी शक्तियां वापस कर दी गई। और हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे भारतीयों को, और देखिए इसमें भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ दिया। अगर जोड़ा तो इसके बाद क्या तय हुआ, भारत में एक प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई। एक कैसी हुई, भारत में अब जो है प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत होती है। और वायसराय अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को क्या रखता है, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करता है। जो प्रमुख थे, यह प्रश्न बनता है, हर बार बनता है, वह कौन थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, और सर दिनकर राव को क्या किया, उन्होंने मनोनीत किया, नामित किया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। क्या की, लॉर्ड कैनिंग ने भारत में इस एक्ट के माध्यम से विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जो हमने आपको बताया। कैनिंग ने क्या किया, विभिन्न सदस्यों को, जो उनके सदस्य थे, जो उनके कार्यकारी उनके सदस्य थे, जो उन्होंने क्या किया, उनको विभिन्न पद दिए, विभिन्न विभागों को बांट दिया। उन्होंने क्या किया कि विभिन्न विभागों को अपने सदस्यों को क्या किया, बांट दिया। और यह तय किया कि उन विभागों का उत्तरदायित्व किसका होगा, उन्हीं सदस्यों को होगा जिनको उन विभागों का बंटवारा किया गया था। जो उस विभाग का चीफ होगा, जो मुख्य होगा उस विभाग का, उसको क्या कर दिया गया, उसका उत्तरदायित्व उस विभाग के रूप में तय कर दिया गया। अर्थात यहीं से विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। विभागीय प्रणाली की भारत में जो शुरुआत देखा जाता है, किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के माध्यम से आया, तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, और इसी प्रकार से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का भी नींव पड़ी। क्या पड़ी, इस प्रकार से भारत में एक मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी, विभागीय प्रणाली एवं हमने बताया विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत होती है। मैंने कहा कि जो उसके सदस्य थे, जो कार्यकारी परिषद में, उसको उन्होंने क्या किया, विभागों का बंटवारा कर दिया और उनको विभागों का उनका क्या बना दिया, मुख्य बना दिया। तो वो क्या कहलाए, मैंने कहा, और उनके तरफ उनकी क्या की, उन विभागों के प्रति उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय कर दी गई, जिसके आधार पर विभागीय प्रणाली शुरू हुई। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यह एक मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी भारत में शुरुआत हुई। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ जब संसद के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा संसद के सदस्य चुने जाते हैं, जब सरकारों का गठन किया जाता है, तो हम देखते हैं
कि जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होता है, वह क्या करता है, वह बनता है, वह सरकार स्थापित करता है। इसके बाद सरकार के स्थापित में हम देखते हैं उसका स्वरूप कैसा होता है। उसका जो प्रमुख होता है, जो मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, एवं उसके अन्य जो कार्य करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और लोग होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के रूप में था वह कौन था, लॉर्ड कैनिंग, एवं उसके जो विभाग जो अन्य मंत्री थे जिनको अन्य कार्य दिया गया था वह कौन थे, अन्य मंत्री थे। जो इस तरीके से क्या हुई, भारत में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत होती है या हुई। और देखते हैं इसमें आपात के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी गई। क्या दे दिया गया कि वायसराय को विशेष परिस्थितियों में यदि अध्यादेश जारी करना है, आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तो वायसराय अब अध्यादेश भी जारी कर सकता था। और देखते हैं व्यवसाय के लिए नियम बनाने के लिए वायसराय को अधिकार दे दिया गया, वही शक्ति जैसे अनुच्छेद 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दी गई थी। वायसराय को यहाँ पे वायसराय को नियम बनाने की शक्ति दे दी गई थी, वही वायसराय को अधिकार दिया गया, वही शक्ति जैसे हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रपति को दी गई है उसी प्रकार से दी गई थी। ठीक है, देखते हैं फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक दो एक्ट और सम्मिलित कर दे रहे हैं आपको, बहुत प्रमुख नहीं, यहाँ से एग्जामों में नहीं प्रश्न बनता, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे कुछ एग्जामों में देखने को मिलता है कि यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। जैसे आता है कि कंपनी को पूर्णतया कब भंग कर दिया गया, तो इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया प्रमुखता से कि कंपनी को 1873 के अधिनियम के द्वारा किसी वक्त भंग करने के लिए अधिनियम लाया गया। 1873 का अधिनियम लिया गया जिसमें यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है। और इसी का अनुसरण करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 1884 को कंपनी का जो अस्तित्व था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी अस्तित्व विहीन हो गई। अर्थात प्रश्न बने कि कंपनी का अस्तित्व कब पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो आप बताएंगे कि 1 जनवरी 1884 को कंपनी पूर्णतया अस्तित्व विहीन हो गई। किस अधिनियम के माध्यम से अस्तित्वहीन हुई, तो 1873 के अधिनियम के माध्यम से हुई। अर्थात 1873 के अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण यही था कि इसके द्वारा यह कहा गया, इस एक्ट में बताया गया कि अब कंपनी को किसी वक्त भंग किया जा सकता है, जिसका अनुसरण करते हुए क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 1884 को कंपनी को अस्तित्व विहीन कर दिया गया, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। दूसरा अधिनियम इस क्रम में आता है, शाही उपाधि अधिनियम आया, 1876 में आया। इसमें क्या हुआ, शाही जो कारकाणी थी, मैंने बताया जो केंद्रीय कारकाणी थी, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी में जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, जिसमें हमने आपको बताया कार्यकारिणी जो थी उसमें कितने सदस्य होते थे, 4 होते थे। 4 के बाद कितने हुए, 5 हुए। 5 के बाद यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी हुई, 6। और ये जो 6वां सदस्य हुआ, इसी को क्या सौंपा गया, लोक निर्माण विभाग। क्या सौंपा गया, लोक निर्माण विभाग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के माध्यम से कार्यकारिणी के 6ठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंपा गया, तो आप बताएंगे 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में बढ़ोतरी करते हुए 6वें सदस्य को लोक निर्माण विभाग दिया गया। और हम देखेंगे कि भारत में महारानी को सामग्री घोषित किया गया कब, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत को क्या घोषित कर दिया गया, सामग्री घोषित किया गया। इसी वजह से इसको कहा जाता है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि उनको दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से अधिनियम लाया गया जिसके माध्यम से क्या किया गया, उनको शाही उपाधि दी गई कि अब वह भारत की भी महारानी होंगी। ठीक है, वह ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से उनको भारत की महारानी का भी दर्जा दे दिया गया, पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की। ठीक है, संपूर्ण भारत की महारानी का दर्जा दिया गया। एवं क्या किया गया, जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को 5 से बढ़ा के
6 कर दिया गया और वो जो 6वां सदस्य था उसको क्या कर दिया गया, लोक निर्माण विभाग का कार्यों का, यानी वह लोक निर्माण विभाग का दायित्व करने के लिए, दायित्वों का निर्वहन हेतु उसको चुना गया, उसको दिया गया। और मैंने बताया 1873 का अधिनियम क्यों आया। 1873 के अधिनियम के आने का प्रमुख कारण था कंपनी को समाप्त करना, कंपनी को अस्तित्वहीन करना, और उसका अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को कंपनी समाप्त कर दी जाती है। और अब अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, आपको क्लास में इंटरेस्ट है, तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी शेष अब हम कल मिलते हैं, फिर बात की जाएगी आगे के लिए। धन्यवाद।